नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्पेशल एजुकेशन में डीएड सेकेंड ईयर आईडीडी स्पेशलाइजेशन के जो बच्चे हैं उनका हमारा 12वां पेपर चल रहा था। 12वें पेपर की अ, हमारी यूनिट नंबर 4.5 आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज इस वीडियो के अंदर हम बाकी का जो पेपर रहा है उसको हम यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा नज़दीक है, आप तैयारी भी करते रहें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विकलांग लोगों के मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना। कि हमने विकलांग बच्चे जो है, तो विकलांग बच्चों को जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विकलांग और संविधान। कि विकलांग बच्चों के लिए संविधान में क्या क्या अपन को अधिकार जो है वो दिए गए हैं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक कानूनी नागरिक पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे स्वस्थ हो या किसी तरह से अक्षम हो। मतलब हमारा भारत का जो संविधान है उसमें जितने भी अधिकार, जितने भी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो भी वहाँ पर उपलब्ध है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से दिए गए हैं। चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, चाहे वो व्यक्ति सामान्य पुरुष हो, चाहे वो व्यक्ति डिसेबल हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार का हो, तो सबको समान रूप से ये अधिकार दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो विकलांगों के लिए जो निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, मतलब अलग से इनको मौलिक अधिकार क्या क्या दिए गए। कि पहला जो दिया गया इसमें, पहला विकलांगों के लिए जो अधिकार दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया कि संविधान विकलांगों सहित नागरिकों को न्याय का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति, अवसर की समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब हमारा जो संविधान है वो इनको न्याय का अधिकार देता है, ठीक है ना। अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, यदि आपको कोई बात किसी के सामने रखनी है तो आप रख सकते हो। विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। कंडीशन, स्थिति और अवसर की समानता, आपको जो भी मौका है, जो भी अवसर आपको दिया जाए तो उसकी समानता भी यहाँ पर सबके लिए दी गई है। अगली जो यहाँ पर आपको विकलांगों के लिए विशेष दिया गया है 2 नंबर पर, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सरकार को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक विकलांगों सहित के साथ भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। मतलब हमारा संविधान जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करने का क्या आदेश देता है, कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी परिवार वंश का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी का भी हो, चाहे उसका जन्म स्थान कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी जन्म स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, तो इन सबको भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 15(2) के अंदर आपको कहा गया कि किसी भी नागरिक विकलांगों सहित को दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के मामले में उपरोक्त किसी भी आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों का उपयोग जो पूरी तरह आंशिक रूप से सरकारी धन से बनाए गए हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं, महिला और बच्चों सहित किसी भी सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित लोगों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विशेष कानून, विशेष प्रावधानों का लाभ दिया जा सकता है। मतलब आपकी किसी भी स्थान पर, चाहे वो होटल है, चाहे वो रेस्तरा है, चाहे वो कुआं है, तालाब है, नदी है, किसी भी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक स्थान जो हमारी सरकार के पैसे के द्वारा बना हो, या सरकार का आंशिक रुपया उसमें लगा हो, या किसी ने भी उसको बनाया हो लेकिन वो सार्वजनिक जगह हो, मतलब सबके लिए उसको बनाया गया हो, तो ऐसी जगह पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से उसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिक विकलांगों सहित
के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी कार्यालय में रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है और उसको नियुक्ति दी जा सकती है। यहाँ पर चाहे वो व्यक्ति सामान्य है या विकलांग है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 5 बिंदु यहाँ पर जो है, नंबर 5 बिंदु यहाँ पर जो दिया गया है कि विकलांगों सहित किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी संबंध का हो, अछूत का नहीं माना जा सकता। इस संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी की जगह या कहीं का भी व्यक्ति कोई भी है, उसको आप किसी भी प्रकार से अछूत नहीं मान सकते। मतलब आप छुआछूत वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार विकलांगों सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी है। अपने जीवन और जीवन में स्वतंत्रता, इसकी गारंटी दी गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 के अनुसार। ये अनुच्छेद जो है वो आपको याद रखने की, कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। मनुष्य विकलांगों सहित की तस्करी नहीं की जा सकती और भिखारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसे कानून के अनुसार दंडनीय बनाया गया है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 के अंदर ये चीज रखी गई कि किसी भी मनुष्य की आप तस्करी नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य को आप गलत तरीके से, जैसे अपन कहते हैं ना कि मनुष्य को, किसी बच्चे को पकड़ लिया या अपहरण कर लिया और उसको बेच दिया, तो ऐसे तस्करी आप नहीं कर सकते। और एक जबरन से आप श्रम के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि नहीं आपको ये श्रम या ये काम करना ही पड़ेगा, ये आपकी जबरदस्ती से करना पड़ेगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 23 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में लिखा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विकलांग सहित किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने पर रोक लगी। ठीक है ना। और 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार के लिए उचित नहीं माना गया है। मतलब 14 वर्ष से आयु यदि किसी बच्चे की कम है तो उस बच्चे को कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रम में नहीं लगा सकता, किसी भी कार्य में नहीं लगा सकता, कोई मजदूरी उससे नहीं करवा सकता। ये हमारे अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा गया। अब यहाँ पर दोनों ही बातें साहब देखिए, ये विकलांगों के लिए ही विशेष रूप से नहीं है, दोनों के लिए, चाहे वो व्यक्ति विकलांग है, चाहे वो व्यक्ति सामान्य पुरुष है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है। ठीक है ना, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 25 के अंदर प्रत्येक नागरिक विकलांगों सहित को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब अनुच्छेद जो 25 है ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता की क्या देता है, अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष के लिए क्या है, आपको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आपको हिंदू मानना पड़ेगा, कि आपको मुस्लिम मानना पड़ेगा। आप जो भी धर्म मानना चाहें वो आप मान सकते हैं। इसके बाद अपन का 10वां जो यहाँ पर अधिकार है, 10 और 11 में, 11 12 में आपको क्या क्या अधिकार यहाँ पर दिए गए। 10 में आपको दिया गया किसी भी विकलांग व्यक्ति को किसी विशेष धर्म धार्मिक समूह के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप कोई भी विकलांग व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक समूह, आप किसी भी एक धर्म का या किसी धार्मिक संगठन का आप क्या प्रचार और रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप किसी से टैक्स इसके बारे में नहीं ले सकते, मजबूर नहीं कर सकते। किसी भी विकलांग व्यक्ति को उस भाषा, लिपि, संस्कृति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा जो उसके पास है या जिससे वह संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते जिसकी उसके पास है और जिससे वह संबंधित है। जो व्यक्ति जिससे संबंधित है उससे संबंधित, उसको उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार आप छीन नहीं सकते, उससे उसको वंचित नहीं कर सकते। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी स्वयं अनुच्छेद 32 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 32 में ये गारंटी दी गई कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत में क्या है,
क्या सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में वो विकलांग व्यक्ति जा सकता है और अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। आगे हमको यहाँ पर 13 और 14 नंबर पॉइंट में आपको कौन से अधिकार दिए गए ये भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। 13 में दिया गया, संपत्ति का मालिक कोई भी विकलांग व्यक्ति जैसे गैर विकलांग को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अपन विकलांग व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। जो प्रॉपर्टी या जो भी उसके हिस्से का है उससे अपन उसको वंचित नहीं कर सकते। 14 नंबर में, प्रत्येक विकलांग व्यक्ति गैर विकलांगों की तरह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए पात्र हो जाता है जिससे वह संबंधित है। मतलब जैसे ही कोई भी विकलांग व्यक्ति, यदि उसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष हो जाती है, 18 वर्ष से अधिक आयु वो प्राप्त कर लेता है, तो उसको उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम लिखा जाना चाहिए। ये उसको क्या है, अधिकार प्राप्त है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि विकलांगों के लिए शिक्षा का क्या कानून है। विकलांगों के लिए शिक्षा का क्या कानून है, ठीक है ना। शिक्षा के लिए सरकार विकलांगों के लिए क्या कर रही है, ये आपको खूब पता है कि शिक्षा के लिए भी विकलांगों को शिक्षा के लिए भी सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका शिक्षा का अधिकार, विकलांगों सहित सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। संविधान अनुच्छेद 29(2) में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद 29(2) के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति उसको धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर यदि वो स्कूल राज्य द्वारा संचालित है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है तो वह विद्यालय ऐसे बच्चों को एडमिशन के लिए वंचित नहीं कर सकता, उसको उसका प्रवेश विद्यालय के अंदर लेना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 45 जो है वो राज्य में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों विकलांगों सहित के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा के आधार पर राज्य में संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान उसको प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि बच्चा क्या है 14 वर्ष तक की आयु है, चाहे वो विकलांग है चाहे वो सामान्य पुरुष है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार उसको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि वो पढ़ाई कर सकता है, किसी भी विद्यालय में जा करके वो एडमिशन ले सकता है। आगे अपन का स्वास्थ्य कानून, कि स्वास्थ्य के लिए जो है वो क्या प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। तो स्वास्थ्य के लिए अपन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 47 सरकार पर अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य लगाता है। विशेष रूप से नशीले पेय दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, जो औषधि के प्रयोजन में जो भी कोई भी नशीला पदार्थ यदि आता है तो उसको छोड़ करके यदि नशीले पेय पदार्थ जो हैं या दवाएं हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और प्रत्येक सरकार के द्वारा अपने लोगों को पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य उन्होंने माना है कि ऐसे लोगों के लिए उनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, प्राइमरी मतलब पहला उद्देश्य रहेगा, वरीयता रहेगी कि ऐसे लोगों के लिए उनका पोषण और जीवन स्तर जो है वो अच्छा बना रहे, ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। भारत के स्वास्थ्य कानूनों के विकलांगों के लिए कई प्रावधान है। कुछ अधिनियम जो विकलांगों सहित नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए प्रावधान करते हैं उन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 जो है वो नागरिकों के लिए जितने भी स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किए गए हैं उनको इसके अंदर दिया गया है। अब अपन को आगे आता है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून विभिन्न समुदायों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विवाह से संबंधित विभिन्न कानून विकलांगों पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब जो भी हमारे समुदाय के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो व्यक्ति विकलांग है चाहे वो व्यक्ति सामान्य पुरुष है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जहां कोई भी पक्ष मूर्ख या
पागल हो। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को विवाह करने से अक्षम कर देगी ये है। मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसको विवाह से क्या है अक्षम माना गया है कि वो विवाह नहीं कर सकता या उसका विवाह नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें ऐसा कर सकते हैं। तो कौन कौन सी परिस्थिति की जहां कोई भी पक्ष मूर्ख या पागल हो। यदि कोई भी व्यक्ति लड़का या लड़की में से कोई भी एक पक्ष या तो वो मूर्ख है या वो पागल जैसी स्थिति है, तो ये यहाँ पर परिस्थिति विवाह करने में अक्षम वाली हो जाती है। अगला इसके अंदर पॉइंट आपको आता है कि जहां एक पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ है इस प्रकार और वह हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है, तो वह बच्चों की उत्पत्ति के लिए विवाह के लिए अयोग्य है। यदि कोई भी बच्चा लड़का या लड़की क्या है मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ है कि वो अपनी वैध सहमति देने में असमर्थ है, वो अपनी सहमति विवाह के लिए उसको विवाह करना है या नहीं करना है, उसको ये विवाह कबूल है नहीं कबूल है, तो इसकी जो सहमति देने के लिए जो लड़का या लड़की में से कोई भी एक यदि वो पूर्ण रूपेण क्या है समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह के अयोग्य माने जाएंगे। जहां पार्टियां निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर हैं या एक दूसरे के सपिंड है, तब तक की कस्टम या उपयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती। जो निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर है, जहां पर रिश्ता निषिद्ध है, जहां पर रिश्ता करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह के अयोग्य माने जाएंगे। जहां दोनों पक्षों में से किसी एक का जीवित जीवन साथी हो या लड़का या लड़की, उन दोनों में से यदि किसी एक का जीवन साथी जीवित है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको विवाह के योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। विवाह के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य, चाहे वे विकलांग व्यक्तियों के संबंध में हो या गैर विकलांग व्यक्तियों के संबंध में, विभिन्न विवाह अधिनियमों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ईसाई विवाह 1872, पारसी में निहित विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। विवाह तलाक अधिनियम 1935, अन्य विवाह अधिनियम जो मौजूद है उनमें शामिल है विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है ना, और एक विदेशी विवाह अधिनियम 1959। ये जो सभी विवाह के जो नियम है, ये जो अधिनियम है, ये सभी इन सभी निर्देशों का क्या है पालन करते हैं। यहाँ पर एक चीज है विकलांगों के लिए उत्तराधिकार कानून। विकलांगों के लिए उत्तराधिकार का क्या कानून है। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि यदि कोई भी विकलांग बच्चा है, उसके जो माता पिता हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। यदि बच्चा विकलांग है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके तहत क्या है जो हिंदुओं पर लागू होता है, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि शारीरिक विकलांगता या शारीरिक विकृति किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगी। इस प्रकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो निर्वसियत और वसीयत उत्तराधिकार के मामले में लागू होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विकलांग को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से वंचित करता हो। ठीक है ना। आपको इसमें ओवरऑल इतना समझना है कि यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति है और उसके माता पिता की जो भी संपत्ति है, माता पिता का जो भी उसके पास मौजूद है, तो आप उस विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता के कारण वंचित नहीं कर सकते। मतलब उसकी प्रॉपर्टी पर उनका उस विकलांग बच्चे का जो है वो पूरा अधिकार होता है। ये अपन को यहाँ पर, अब यहाँ पर चाहे वो ये देखिए पारसी मुसलमान कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सभी के अंदर ये नियम जो है वो समान रूप से काम करता है। विकलांगों के लिए श्रम कानून। श्रम कानूनों में विकलांगों के अधिकारों को इतनी अच्छी तरह से वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन नियोक्ता के साथ विकलांगों के संबंध को पूरा करने वाले प्रावधान नियमों, विनियमों और स्थायी आदेशों जैसे प्रत्यायोजित कानूनों में निहित है। मतलब श्रम के जो कानून है उनको अधिक विस्तार से इसमें वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन अपन को ये चीज़ माननी है कि जहाँ पर जो विकलांग व्यक्ति जो होता है वो यदि श्रम करने के योग्य नहीं है तो उसको वहाँ पर श्रम के लिए नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पर अगली अपन के लिए आई विकलांगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया क्या है। मतलब न्याय के लिए उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आयकर रियायतें। आयकर रियायतें मतलब
अपन को इनकम टैक्स वगैरह में क्या रियायत दी गई है, तो विकलांगों के लिए राहत दी गई है यहाँ पर। जैसे धारा 80 DD, धारा 80 DD भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास आदि पर किए गए खर्च के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है। ऐसे रखरखाव में बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए कटौती की सीमा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। यदि माना कि आप कोई भी व्यक्ति भारत का रहने वाला है और यदि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो है वो हमारे हिंदू या अविभाजित परिवार कोई भी ऐसा हो या उस पर आश्रित कोई व्यक्ति हो, यदि उसके उपचार के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी खर्च उसमें होता है तो उसकी कटौती का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ये आयकर विभाग द्वारा ये किया गया है। 80 धारा 80B में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक नई धारा 80B पेश की गई कि जिस माता पिता के हाथ में स्थायी रूप से विकलांग नाबालिग की आय धारा 64 के तहत जोड़ दी गई है, उन्हें धारा 80B के संदर्भ में 20,000 रुपये तक की कटौती का दावा करने की अनुमति है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी नाबालिग व्यक्ति की जो इनकम है अपने माता पिता के साथ जोड़ दी गई है, तो उसमें धारा 80B का प्रावधान है और इसमें 20,000 रुपये तक की कटौती का दावा करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। एक है धारा 88B। यह अनुभाग 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा देय शुद्ध कर से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। ऐसे मामलों में छूट को 10% बढ़ाकर 20% करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है, जहां सकल कुल आय 75,000 से अधिक नहीं है, पहले निर्दिष्ट 50,000 की सीमा के विपरीत। यहाँ पर यदि कोई भी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है और निवासी व्यक्ति द्वारा देय शुद्ध कर से अतिरिक्त, शुद्ध कर मतलब जो वो शुद्ध कर जो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके अतिरिक्त जो है ये छूट प्रदान करता है। ये छूट क्या है, 10 से 20% करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। ये आयकर विभाग की जो है छूट है। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे विकलांग व्यक्ति PWD समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकलांग लोगों के लिए समान अवसर और उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। राष्ट्र निर्माण अधिनियम पुनर्वास के निवारक और प्रचारात्मक दोनों पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास, विकलांगों के लिए बेरोजगारी भत्ता, विशेष बीमा योजना प्रदान करता है। विकलांग कर्मचारियों और गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना आदि। यहाँ पर अपन को जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सुनिश्चित किया गया वो क्या किया गया, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं कि उनको देखिए शिक्षा दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए की जाएंगी। अब इसमें अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है, मतलब इस अधिनियम के अंदर ये जो आपका अधिनियम दिया गया है 1995 वाला, इस अधिनियम के अंदर कौन कौन से प्रावधान विकलांगों के लिए रखे गए। तो पहला प्रावधान है इसमें विकलांगों की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना। विकलांगता की अपन रोकथाम करेंगे। यदि कोई भी जो व्यक्ति है उसको यदि वो विकलांग है तो प्रयास ये करेंगे कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो है विकलांग ना हो। पहली बात तो उसका पहले ही जो है रोकथाम की जाएगी और उसका शीघ्र पता लगाया जाएगा। यदि फिर भी किसी व्यक्ति को विकलांगता होती है तो उसका शीघ्र जल्दी से जल्दी पता चले और जल्दी से जल्दी पता लगे तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो विकलांगता है उसको सहायता पहुंचाई जा सके विकलांग व्यक्ति को। इसके बाद यहाँ पर आता है शिक्षा। उस विकलांग व्यक्ति को हर संभव पढ़ाई की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उसको रोजगार दिया जाए। गैर भेदभाव, किसी भी जगह पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उसके सम्मान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास, उनके अनुसंधान किया जाना चाहिए। जनशक्ति विकास, लोगों के अंदर शक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए। उस विकलांग व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर आनी चाहिए, ऐसी क्षमता आनी चाहिए कि वो अपनी विकलांगता से परेशान नहीं हो। सकारात्मक कार्यवाही हो, उनकी पॉजिटिव अपन को क्या है कदम उठाने चाहिए जिससे कि उसको ऐसा लगे विकलांग व्यक्ति को कि भाई मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है।
सामाजिक समाज के लिए उनकी सुरक्षा हो, और शिकायत निवारण, यदि फिर भी उनकी कोई शिकायत रह जाए तो उस शिकायत का निवारण भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कि विकलांगता की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना, कि आप विकलांगता की रोकथाम कैसे करेंगे और उसको शीघ्र पता आपको कैसे चलेगा। तो विकलांगता की घटना के कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान आयोजित किए जाएंगे। आप सबसे पहले जांच करवाएंगे, ठीक है ना, सर्वेक्षण करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन करवाएंगे उनका, और अनुसंधान ये आयोजित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति विकलांग है। विकलांगता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। इस कार्य में सहायता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करके और विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए कदम उठाए जाएंगे। जोखिम वाले मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की साल में एक बार जांच की जाएगी। जोखिम वाले मामलों में पहचान करने के लिए बच्चों की साल में एक बार उनकी जांच की जानी चाहिए, जिससे कि पता चले कि कोई बच्चे के अंदर कोई दिव्यांगता तो नहीं है। सूचना प्रसारित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू और प्रायोजित किया जाए। इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल के लिए उपाय किए जाने चाहिए। माँ और बच्चे मतलब प्रसव से पहले, बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है ना, उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसकी देखभाल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला अपन पढ़ेंगे शिक्षा, कि शिक्षा में विकलांग बच्चों को शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था जो है वो की गई है। प्रत्येक विकलांग बच्चे को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उसको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा। विकलांग बच्चों के लाभ के लिए उचित परिवहन, वास्तुशिल्प बाधाओं को दूर करना और परीक्षा प्रणाली में संशोधन का पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाएगा। उचित उनको परिवहन की व्यवस्था होगी, परिवहन मतलब उनको आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है ना। उनकी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें संशोधन किया जाएगा। उनकी वास्तुशिल्प की जो बाधाएं उनको दूर किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर विकलांग बच्चा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा से जुड़े। विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार होगा। मुफ्त उसको किताब दी जाएंगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी, वर्दी मतलब यूनिफॉर्म दी जाएगी, और अन्य शिक्षण सामग्री उसको प्रदान की जाएंगी। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। विशेष स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए खोले जाएंगे। विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी कि जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं वो किस कारण से वंचित हैं, उनको अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए जितनी जनशक्ति, लोगों की शक्ति की हमको आवश्यकता है, क्षमता की आवश्यकता है, वो विकसित करने के लिए अपन को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मतलब ऐसी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप डीएड कर रहे हैं तो ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप ऐसे बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं। माता पिता अपने विकलांग बच्चों की नियुक्ति के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए उचित मंच पर जा सकते हैं। यदि दिव्यांग बच्चों के माता पिताओं को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसकी शिकायत के निवारण के लिए वो उचित मंच पर, मतलब ऐसी जगह पर जा पाएं जहां पर उनकी शिकायत का निवारण हो जाए। अब अपन इसमें बात करेंगे रोजगार संबंधी, कि रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ये मुख्य मुख्य पॉइंट वाली जो चीजें हैं ना, ये अपन को याद कर लेने, यही अपन को समझ लेने, इससे आपका पेपर आराम से हो जाएगा। तो रोजगार के लिए क्या किया कि 3% रिक्तियां विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगी और 1% प्रत्येक विकलांग व्यक्तियों के लिए। क्या क्या व्यवस्था है कि अंधापन या कम दृष्टि हो, मतलब ये इतनी तरह की यदि डिसेबिलिटी किसी के अंदर है तो उनको ये व्यवस्था की गई है। 3% रिक्तियां विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगी और 1% प्रत्येक विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब इसमें देखिए कौन कौन, जैसे किसी को कम दिखाई दे रहा है या पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं दे रहा है, श्रवण बाधित है, लोकोमोटर विकलांगता है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, ये यदि विकलांगता किसी के अंदर है के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाएगी इनके लिए। विकलांग व्यक्तियों का प्रशिक्षण और कल्याण
उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जैसे कोई ओवर एज हो गया तो ओवर एज की आयु सीमा जो है उसमें छूट दी जाएगी। रोजगार का विनियमन विनियमन किया जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय और उन स्थानों पर गैर विकलांगतापूर्ण वातावरण का निर्माण जहां विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। मतलब जहां पर रोजगार दिया जाता है ऐसे विकलांग व्यक्तियों को, तो वहां पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर अपन को वही चीज बताइए कि 3% सीटें इनके लिए आरक्षित की जाती हैं। अब आपकी आ जाती है बात सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही में विकलांग लोगों को सहायता और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों को भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा। तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे घर आवंटित कर सकते हैं, व्यापार में उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको छोटा कोई भी विकलांग व्यक्ति है उसको छोटा मोटा व्यापार अपन खोल के दे सकते हैं। विशेष मनोरंजन केंद्रों की व्यवस्था की जा सकती है। स्पेशल स्कूल खोले जा सकते हैं, अनुसंधान विद्यालय खोले जा सकते हैं। और विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखाने, विकलांग उद्यमी जो विकलांग खुद हैं और उन्होंने अपना कोई भी उद्यम स्थापित कर रखा है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में विकलांग लोगों को वो रोजगार दे सकते हैं। इसके बाद इसमें आया गैर भेदभाव। गैर भेदभाव मतलब कहीं पर भी इनके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक भवन हो, रेल का डिब्बा हो, बस हो, जहाज हो, हवाई जहाज हो, विकलांग लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। मतलब आपने देखा होगा कि बसों में भी, रेल गाड़ी में भी, हवाई जहाज में भी विकलांग बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध सीटें होती हैं। मतलब जो आसानी से वो सीट पर पहुंच जाए ऐसी जगह पर सीटें होती हैं। ऐसे इनके शौचालय बनाए जाते हैं। सभी सार्वजनिक स्थलों और प्रतीक्षा कक्षों में शौचालय की व्हील चेयर से सुलभ होने चाहिए। व्हील चेयर की उपलब्धता होनी चाहिए, विकलांग शौचालय होने चाहिए। सभी एलिवेटरों, लिफ्टों में ब्रेल और ध्वनि प्रतीक भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ब्रेल लिपि और एक ध्वनि प्रतीक उपलब्ध होने चाहिए लिफ्ट वगैरह में। जैसे जो देख नहीं पाता है तो वो सुन ले, और या फिर ब्रेल के द्वारा वो पढ़ ले कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। सभी सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर रैंप उपलब्ध कराकर बाधा मुक्त बनाया जाएगा। रैंप भी वहां पर उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि जो विकलांग बच्चे वो आसानी से ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन का है अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास। अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास, इसके अंदर आपको दिए गए कि निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रायोजित और बढ़ावा दिया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र में? विकलांगता की रोकथाम करेंगे अपन, विकलांगता कम से कम लोगों तक पहुंचे, विकलांगता को पहले ही रोका जाए। समुदाय आधारित पुनर्वास सहित पुनर्वास, मतलब इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए। सहायक उपकरणों का विकास, जो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को जो उपकरण सहायक सामग्री होती है, सहायक उपकरण जो होते हैं उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। नौकरी की पहचान, ऐसे लोगों को नौकरी दी जाए कि जहाँ पर ऐसे विकलांग लोगों को लगाया जाता है पहचान करके और इनको नौकरी दी जाए। कार्यालय और कारखानों का ऑन साइट पर संशोधन होना चाहिए। विशेष शिक्षा पुनर्वास जनशक्ति विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों, पेशेवर निकायों और गैर सरकारी अनुसंधान इकाइयों संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। जो हमारे विशेष शिक्षा से संबंधित स्कूल हैं या पुनर्वास संस्थान हैं, उनके लिए विशेष सहायता सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे ऐसे विकलांग व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा अपन की आ जाती है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता, गैर सरकारी जो सरकारी नहीं है, अर्ध सरकारी है, उनको वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए और वो संगठन अपने दिव्यांग व्यक्ति जो हैं उनकी सहायता करेंगे। विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए। उन विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता जो 1 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं पा सके, ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्होंने अपना पंजीकरण जो है वो रोजगार कार्यालय में करा लिया है लेकिन आज तक उनको कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, तो ऐसे बेरोजगारों के लिए 1 वर्ष से अधिक समय होने पर उनको क्या दिया जाना चाहिए? बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके बाद अपन का आ जाता है शिकायत निवारण। इस अधिनियम में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के मामले में विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं,
तो वो इनकी शिकायत कर सकते हैं। केंद्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त या राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त ये नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अपना आता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ये क्या है, इसके बारे में अपन को नॉलेज होनी चाहिए। क्या है ये जो इसके तहत मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति निम्नलिखित अधिकारों के हकदार हैं। इस अधिनियम के तहत कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों सामान्य अस्पतालों या नर्सिंग होम के अलावा इलाज और देखभाल के लिए सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित या संचालित किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम या स्वास्थ्य लाभ गृह में भर्ती होने, इलाज करने और देखभाल करने का अधिकार सरकार। मतलब ये अपन को अधिकार दिया गया कि जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो वो किसी भी अस्पताल किसी भी नर्सिंग होम में जाकर के वो अपना इलाज सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से बीमार कैदी और नाबालिग को भी सरकार के मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में इलाज का अधिकार है। यदि कोई भी मानसिक रूप से बीमार कैदी है तो उस या नाबालिग है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, वो किसी भी सरकारी अस्पताल या नर्सिंग होम में जाकर के वो अपना इलाज करा सकता है। अगला इसमें अधिकार आपको दिया गया है 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग शराब या अन्य नशीली दवाओं के आदि व्यक्ति को जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति सरकार द्वारा स्थापित बनाए गए अलग अलग मनोरोग अस्पतालों या नर्सिंग होम में प्रवेश और उपचार देखभाल के हकदार हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो है शराब का आदी है या वो नशीली दवाओं का सेवन करता है और यदि वो खुद अपने आप में परिवर्तन लाना चाहता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि वो भी सरकारी अस्पताल और नर्सिंग केंद्रों पर जाकर के वो अपना इलाज करा सकता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को सरकार से विनियमित, निर्देशित और समन्वित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के पास मनोरोग अस्पतालों, नर्सिंग होम की स्थापना और रखरखाव के लिए ऐसे विनियमन और लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी है। मतलब सरकार ऐसे आपके लिए अस्पताल, मनोरोग हॉस्पिटल और मनोरोग नर्सिंग होम की स्थापना करेगी जिसमें ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा। ऊपर उल्लेखित सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम में उपचार या तो रोगी के रूप में या बाह्य रोगी के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप बाह्य रोगी के रूप में यहाँ पर आप उपचार ले सकते हो या वहाँ पर आप एडमिट होकर रोगी के रूप में आप उपचार ले सकते हो। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ऐसे अस्पतालों या नर्सिंग होम में स्वैच्छिक प्रवेश मांग कर सकते हैं। नाबालिग अपने अभिभावकों के माध्यम से प्रवेश मांग सकते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से उसके रिश्तेदार द्वारा प्रवेश की मांग की जा सकती है। मतलब यदि कोई भी बच्चा विकलांग है, कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, वो अपना इलाज कराने में स्वयं सक्षम नहीं है तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवार के रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति उसके साथ जा सकता है और अस्पताल में इलाज की मांग कर सकता है। इसके बाद अपन का 7वां पॉइंट यहाँ पर जो आता है कि पुलिस का दायित्व है कि वे भटकते या उपेक्षित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को सुरक्षात्मक हिरासत में ले और उसे रिश्तेदार को सूचित करे। रिसेप्शन आदेश जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करें। पुलिस का भी ये दायित्व बनता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, दिव्यांग है मानसिक रूप से, और यदि वो भटक रहा है तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेकर के उसको क्या है कि उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता या उसके परिवार वालों को सूचित करे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को ठीक होने पर छुट्टी का अधिकार है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सुविधा को छोड़ने का अधिकार है। मानसिक रोगी जो होते हैं, जो दिव्यांग हैं मानसिक रूप से, तो यदि वो हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं और उनका क्या है वहाँ पर उनको रिलीफ मिल गया है तो वो हॉस्पिटल को छोड़ के अपने घर जा सकते हैं। जहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पास भूमि सहित संपत्ति है जिसका प्रबंधन वे स्वयं नहीं कर सकते, आवेदन पर जिला अदालत को ऐसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अभिभावकों की नियुक्ति करके कोर्ट ऑफ बर्ड्स को सौंपकर ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन की सुरक्षा
और सुरक्षा करनी होती है ऐसी संपत्ति के प्रबंधकों की नियुक्ति। मतलब यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उसके पास में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वो देखरेख खुद नहीं कर सकते हैं, तो उसको अदालत में ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्या है आवेदन किया जा सकता है। वो अदालत उसकी जो है प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। किसी भी सरकारी मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होम में रोगी के रूप में हिरासत में लिए गए मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के भरण पोषण की लागत संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जब तक कि ऐसी लागत मानसिक रूप से बीमार की ओर से रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा वहन करने के लिए सहमत न हो। व्यक्ति और जिला न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसे भरण पोषण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी लागत मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति से भी वहन की जा सकती है। यहाँ पर आपको दिया गया किसी भी सरकारी मनोरोग अस्पताल हो या कोई भी नर्सिंग हो होम हो, वहां पर रोगी के रूप में हिरासत में लिए गए कोई भी व्यक्ति है, उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। वहां पर जो व्यक्ति रहेगा उसका खाना पीना रहना सबकी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। इलाज करा रहे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का अपमान या क्रूरता नहीं की जाएगी। आप कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जो क्रूर हो या जो बेकार व्यवहार हो, ठीक है ना, अपमान जैसा व्यवहार हो ऐसा वो नहीं कर सकते। 12वें पॉइंट के अंदर आपको आता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो सरकार से किसी भी वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी या किसी अन्य प्रकार के भत्ते के अधिकार हैं, ठीक है ना, को ऐसे भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति जो है वो किसी भी भुगतान का अधिकार है, कोई सरकारी सहायता उसको दी गई है, तो उस अधिकार से या उस हक से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मजिस्ट्रेट या जिला अदालत के आदेश से एक कानूनी व्यवसायी की सेवाओं का हकदार होगा यदि उसके पास कानूनी व्यवसायी को नियुक्त करने का कोई साधन नहीं है या उसकी परिस्थितियां अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में उचित है। कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसको मजिस्ट्रेट या उसकी जिला की जो अदालत है उसके आदेश से कानूनी व्यवसायी की सेवाओं का अधिकार उसको होता है। मतलब कानूनी की सेवा वो आसानी से विकलांग व्यक्ति ले सकता है। इसके बाद आपका अधिनियम आता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ये जो है भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको अपन आरसीआई के नाम से जानते हैं, ये 1992 का जो अपना जो रूल है, जो अधिनियम है, गारंटी प्रदान करता है कि विभिन्न पुनर्वास कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ऐसी गारंटियों की सूची निम्नलिखित है। कौन कौन सी गारंटियां हैं? प्रशिक्षित और योग्य पुनर्वास पेशेवरों द्वारा सेवा पाने का अधिकार प्राप्त करना, जिनके नाम परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है। मतलब ऐसे प्रशिक्षित और योग्य पुनर्वास पेशेवरों द्वारा सेवा पाने का अधिकार इनको प्राप्त होता है जो परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज हैं। मतलब रजिस्टर्ड व्यक्ति, उनसे सेवा प्राप्त करने का इनको अधिकार होता है। भारत में विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा पुनर्वास योग्यता की मान्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानकों के रखरखाव की गारंटी देना। आरसीआई जो है वो हमारी जो कॉलेज जो होते हैं जिनको मान्यता देने का काम करती है, संस्थानों को मान्यता देती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दंड और परिषद के रजिस्टर से हटाने के खिलाफ सुरक्षा के लिए पुनर्वास पेशेवरों द्वारा पेशेवर आचरण और नैतिकता के मानकों के रखरखाव की गारंटी ये देता है। मतलब जो पुनर्वास के पेशेवर हैं और पेशेवर के आचरण और नैतिकता, इनके मानक बने रहे, मतलब ये उचित प्रकार का आचरण, अच्छा आचरण ये उनके साथ करें। केंद्र सरकार के नियंत्रण में और कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर एक वैधानिक परिषद द्वारा पुनर्वास पेशेवरों के पेश के विनियमन की गारंटी देता है। मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण में कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ये जो है आरसीआई जो है पुनर्वास परिषद जो है वो अपना कार्य करती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 बनाया गया। जिन व्यक्तियों को ये दिव्यांगता है और एकाधिक मतलब वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, मतलब उनको एक से अधिक दिव्यांगता है उनके अंदर है। तो सबसे पहला इनमें पॉइंट आएगा कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह इस अधिनियम के अनुसार और विकलांगों के लाभ के लिए नई दिल्ली में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित करे।
सरकार का ये दायित्व बनता है कि एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाया जाए, वो इनके लिए काम करे, ठीक है ना, वो केवल इनके लिए कार्य करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपन का आ जाता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिनियम की धारा 10 में निहित जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। और ये जो ट्रस्ट है इस बात का ध्यान रखेगा, किस बात का, कि जो उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है वो उद्देश्य जो है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यह राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का दायित्व है कि वह प्राप्त किसी भी अनुरोध में नामित किसी भी लाभार्थी के जीवन स्तर के पर्याप्त मानक की व्यवस्था करे और किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। विकलांगों के लाभ के लिए अनुमोदित कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम विकलांगों के हित में किया जाए या कोई ऐसा संगठन हो, ऐसा कोई संस्थान हो जो विकलांगों के हित में काम कर रहा है तो उसको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर 4 में दिया कि विकलांग व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा नियुक्त संरक्षिता के तहत रखे जाने का अधिकार है। इस प्रकार नियुक्त अभिभावकों का दायित्व होगा कि वे विकलांग व्यक्ति और उनकी संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें इसके लिए जवाबदेह होना हो। मतलब जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे और जवाबदेह होंगे। नंबर 5 पर है कि एक विकलांग व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत अपने अभिभावक को हटाने का अधिकार है। ये इनमें विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, देखभाल के तहत संपत्ति की उपेक्षा, दुरुपयोग शामिल है। यदि कोई भी अभिभावक जो है वो अपने विकलांग बच्चे के प्रति बुरा व्यवहार रखता है, उसको अपनी संपत्ति से दूर रखने का प्रयास करता है, तो ऐसे अभिभावकों को क्या है, हटाने का अधिकार विकलांग व्यक्तियों को है। जब भी न्यासी बोर्ड अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है या लगातार चूक करता है तो विकलांगों के लिए एक पंजीकृत संगठन केंद्र सरकार से न्यासी बोर्ड को हटाने या पुनर्गठित करने के लिए शिकायत कर सकता है, ठीक है ना। यदि कोई भी न्यासी बोर्ड अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या लगातार वो गलती कर रहा है तो उस पंजीकृत संस्था जो है उसको पुनर्गठन करने की जो है शिकायत जो है वो कर सकता है। राष्ट्रीय ट्रस्ट अपनी जवाबदेही वित्तीय खातों और लेखा परीक्षा की निगरानी के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों से बाध्य होगा। उसको पूरा अपना रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ेगा, लेखा मतलब उसके खाते, वित्त, पैसे का लेखा जोखा, इसको सब यहाँ पर रखना पड़ेगा। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषणा की है, इसमें पहला पॉइंट आएगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के पास व्यवहार्यता की अधिकतम सीमा तक मनुष्यों के समान ही अधिकार हैं। व्यवहार की जो अधिकतम सीमा होती है उस तक यदि उस विकलांग व्यक्ति का व्यवहार है तो उस विकलांग व्यक्ति के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए सबके लिए समान अधिकार दिए जाएंगे। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को उचित चिकित्सा देखभाल, भौतिक चिकित्सा और ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, मार्गदर्शन का अधिकार है जो उसे अपनी क्षमताओं को और विकसित करने और जीवन में अधिकतम क्षमता पहुंचने में सक्षम बनाएगा। मतलब प्रत्येक जगह पर उसको, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, भौतिक चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, उसको ट्रेनिंग देने की बात हो, प्रशिक्षण देने की बात हो, पुनर्वास की बात हो, उसको मार्गदर्शन की बात हो, तो सब जगह उसको समान अधिकार दिया जाएगा। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और सभ्य जीवन स्तर का अधिकार है। उसे अपनी क्षमताओं की पूरी सीमा तक उत्पादक कार्य करने या किसी अन्य सार्थक व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है ना। सार्थक व्यवसाय कोई भी उसमें भाग लेने का इसको अधिकार है। जब भी संभव हो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने परिवार या अपने पालक माता पिता के साथ रहना चाहिए और सामुदायिक जीवन के विभिन्न रूपों में भाग लेना चाहिए जिस परिवार के साथ वह रहता है। मतलब विकलांग व्यक्ति को हर संभव उसके परिवार के साथ रखा जाना चाहिए। उसके परिवार से आप उसको क्या है कि बेदखल नहीं कर सकते। 5वां पॉइंट आपका रहेगा, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को एक योग्य अभिभावक का अधिकार है। मतलब ऐसा अभिभावक उसको चाहिए जो उसकी भलाई कर सकता है, जो उसकी सुरक्षा रख सकता है, जो उसकी देखभाल कर सकता है, ऐसा अभिभावक चाहिए। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का शोषण, दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा पाने का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उनका शोषण करता है, तो उनके खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब भी मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति
अपने अधिकारों का सार्थक तरीके से उपयोग करने में असमर्थ होते हैं या उनके कुछ या सभी अधिकारों को प्रतिबंधित या अस्वीकार करना आवश्यक हो जाता है तो उस प्रतिबंध या इनकार के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब यदि कोई भी विकलांग व्यक्ति ऐसा है जो अपने अधिकारों का यूज ही नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता, उसमें वो सक्षम नहीं है, तो ऐसी जगह पर उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। यहाँ पर अपन की जो है यूनिट नंबर 4 यहाँ पर समाप्त आपकी हो जाती है और यूनिट नंबर 5 अब यहाँ पर अपन देखेंगे और यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया है क्या क्या पढ़ना है। उच्च समर्थन आवश्यकताओं के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर आएगा। तो पहली में अपन पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रबंधन कार्यक्रम में परिभाषा, उपयोग और इष्टतम समर्थन। 5.2 में संचार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी एसी और अन्य उपकरणों का उपयोग, एएसी और अन्य उपकरणों का उपयोग। भावनाओं की पहचान और सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार के लिए सहायक तकनीक। पाठ योजना, रिपोर्ट लेखन और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का अनुपयोग। ये पाठ योजना वगैरह सब आप बनाते हैं, रिपोर्ट आप बनाते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान, ये अपन इसके अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रबंधन कार्यक्रम में परिभाषा, उपयोग और इष्टतम समर्थन। सबसे पहले हम 5.1 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, अपन को देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीजों पर ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे आपको ये दिए गए कि ये पॉइंट आपको पुनर्वास और सहायक तकनीक व्यक्तियों को निम्न सक्षम बना सकती है। मतलब जो हमारी जो पुनर्वास है और जो सहायक तकनीक है, ये व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को किस प्रकार समर्थ बना सकती, किस प्रकार सक्षम बना सकती। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वो विकलांग व्यक्ति जो है वो अपना और अपने परिवार, इन दोनों का यदि ख्याल रखा जाए तो वो सही है। काम, उनको रोजगार दिया जाए। सामान्य स्कूल परिवेश और अन्य शैक्षिक संस्थानों में सीखे, स्कूल में उनको एडमिशन दिया जाए जहां पर वो अपना परिवेश और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लग के कुछ सीखे। कंप्यूटर और पढ़ने के माध्यम से जानकारी तक पहुंचे, पढ़ाई से और कंप्यूटर की जानकारी तक पहुंचे वो। संगीत, खेल, यात्रा और कला का आनंद लें, कोई भी कला हो, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि का। सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से भाग लें, सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें सामुदायिक जीवन में उनको पूरी तरह भाग लेना चाहिए। ये यहाँ पर अपन को ये पॉइंट अपन को याद रखने, किसके लिए, व्यक्ति को सक्षम किस प्रकार ये बना सकते हैं। इसके अलावा अपन को ये जो थ्योरी है, जैसे ये परिभाषा वगैरह, ये अपन को सब याद करनी पड़ेंगी। परिभाषा अपन को याद करनी पड़ेंगे। ये अपन को यहाँ पर समझना है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के वैध उपयोग क्या है, ठीक है ना। वैध उपयोग क्या है ये अपन को थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, तो इसको अपन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा जो अपन डिस्टेंस एजुकेशन जिसको अपन कहते हैं, पत्राचार की जो है शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से बच्चों को दी जानी चाहिए। छात्रों द्वारा नियंत्रित शिक्षण मार्गों के माध्यम से खुली शिक्षा, ओपन एजुकेशन होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं की एक संकीर्ण श्रृंखला का उपयोग करके शिक्षण और सीखने की शैलियों को बदलने की प्रक्रिया, ये 3 तरह का शिक्षण जो है वो वैध माना जाता है। और यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी आधारित अनुदेश के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कार्य का क्षेत्र, जैसे पढ़ना, तो पढ़ने में आप किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। सहायक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी सामग्री है जो हमको पढ़ाई में सहयोग कर रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, पेज टर्निंग लर्निंग के लिए अनुकूलित पुस्तक, एकल शब्द स्कैनर, ठीक है ना, पूर्व अनुमानित पाठ, टैब। कक्षा में सीखने की आवश्यकता और प्रासंगिकता उन छात्रों के लिए जिन्हें लिखित पाठ पढ़ने और समझने और सौंपे गए पाठ पर ध्यान देने में कठिनाई होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये काम करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सॉफ्टवेयर वगैरह, भाषण सॉफ्टवेयर, ये अपन बच्चों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है अपन की लिखने में, तो लिखने में अपन देखो पेन, पेंसिल, ग्रिप्स, टेम्पलेट, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड कार्ड, पुस्तक, दीवार सॉफ्टवेयर, वर्तनी, व्याकरण चेकर, अनुकूलित कागजात, ये अपन इलेक्ट्रॉनिक जो है वो यूज कर सकते हैं। जिन छात्रों को लेखन या रचना में समस्या हो, ऐसे छात्र जिनको लिखने में समस्या है तो वो उनका यूज कर सकते हैं। गणित में कैलकुलेटर, बात करने वाली घड़ियां हैं, बड़े कार्यपत्रक हैं, ध्वनि है, आउटपुट मापने वाले उपकरण, वैज्ञानिक कैलकुलेटर।
ये अपन यूज कर सकते हैं किसके लिए? जिन छात्रों को कंप्यूटेशनल समस्याएं में और भ्रम है, गणित पाठों में अच्छा प्रदर्शन उसका नहीं है, तो वो इनका यूज कर सकते हैं। दृष्टि की जिनको प्रॉब्लम है तो वो नेत्र चश्मा, मैग्नीफायर, स्क्रीन मैग्निफिकेशन, स्क्रीन रीडर, ब्रेल, बड़े प्रिंट वाली किताबें, सीसीटीवी, ऑडियो पार्ट टैब, इनका प्रयोग वो कर सकते हैं जिन छात्रों को देखने में कठिनाई होती है। जिनको सुनने में कठिनाई होती है उनको श्रवण यंत्र लगाया जा सकता है, कलम और कागज, सिंगलिंग उपकरण, बंद कैप्सिंग, उन छात्रों के लिए जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, सुनने में पूरी तरह अक्षम होते हैं, ऐसे छात्रों के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर एक्सेस, शब्द पूर्वानुमान, वैकल्पिक कीबोर्ड, पॉइंटिंग विकल्प, स्विच, ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर, इनका प्रयोग किया जा सकता है। किनके लिए? उन छात्रों के लिए जिन्हें कंप्यूटर को उसके मानक रूप में एक्सेस करने में कठिनाई होती है और शैक्षणिक कार्य करने में कठिनाई होती है, तो ये भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। संवर्धित वैकल्पिक संचार, संचार बोर्ड, टाइपिंग के लिए बाक संश्लेषण वाला उपकरण, नेत्र गेज, वर्ड फ्रेम, बायस आउटपुट डिवाइस, ये अपन उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? ऐसे छात्रों के लिए जिन्हें भाषा समझने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में कठिनाई होती है, भाषा को व्यक्त करने में, उनके लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है सीखने की अक्षमता और ADHD, जिनको सीखने की क्षमता उनमें नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ने और लिखने जैसे डिस्कैसलिया, हाथ की आंखों का समन्वय, लिखित अभिव्यक्ति, रचना, डिस्ग्राफिया, ठीक मोटर कौशल में कठिनाई, समन्वय डिस्ट्रैक्सिया होता है, गणित में डिस्केलकुलिया के क्षेत्र में विकलांगता और कठिन डिग्री के आधार पर अनुप्रयोग और उपकरणों का उपयोग, ध्यान ADHD जैसे बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजर, हाइलाइटर्स, पेंसिल ग्रिप्स, पोस्ट इट्स, कंप्यूटर वर्तनी, व्याकरण परीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर, रिकॉर्ड की गई सामग्री, हाथ से पकड़े जाने वाले स्कैनर, प्रिंट या चित्र शेड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक डायरी आदि, इनका प्रयोग हम ऐसे बच्चों के लिए कर सकते हैं जो ADHD के अंदर आते हैं, जिनको ये बीमारियां हैं जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है ना, तो इनके लिए अपन इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन की 5.9 के अंदर आता है संचार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी AAC और अन्य उपकरणों का उपयोग। इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है? इसके अंदर अपन को यहाँ पर पढ़ना है संवर्धित और वैकल्पिक संचार AAC उपकरण। ये उपकरण क्या होते हैं? संचार विकारों से पीड़ित लोगों को स्वयं को अभिव्यक्त करने में सहायता करें। ये उपकरण एक साधारण चित्र बोर्ड से लेकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम तक हो सकते हैं जो पाठ से भाषण को संश्लेषित करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक क्या उपकरण होते हैं कि एक चित्र बोर्ड, मतलब जो हम TLM के अंदर यूज करते हैं, ऐसा बोर्ड जिस पर एक चित्र बना हुआ है, और उस चित्र बोर्ड से लेकर के हम कंप्यूटर तक जा सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम तक भाषण का संश्लेषित करता है। मतलब जो कार्य हमको करना है वो हम चित्रों के माध्यम से और कंप्यूटर तक जा सकते हैं। तो इससे बच्चे को क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम बच्चे की जो है वो सॉल्व हो जाती है। चेतावनी देने वाले उपकरण, जैसे किसी दरवाजे पर घंटी लगा दी, टेलीफोन अलार्म से कनेक्ट करें, तेज आवाज या चमकती रोशनी का उत्सर्जन करता है ताकि सुनने और अक्षम व्यक्ति का पता चल सके कोई घटना हो रही है। मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अक्षम है उनके लिए अपन चेतावनी वाले उपकरण लगा सकते हैं। कोई टेलीफोन लगा दिया, दरवाजे पर घंटी लगा दी, है ना, रोशनी वगैरह की अच्छी व्यवस्था कर दी, तो ये भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। एक इंफ्रारेड सिस्टम, ध्वनि संचारित करने के लिए अविरक्त प्रकाश का उपयोग करें। एक ट्रांसमीटर ध्वनि को प्रकाश सिग्नल में परिवर्तित करता है और इसे श्रोता द्वारा पहने गए रिसीवर तक भेजता है। रिसीवर इंफ्रारेड सिग्नल को वापस ध्वनि में डिकोड करता है। मतलब जो इंफ्रारेड सिस्टम होता है, जो व्यक्ति सुन नहीं पाते, सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये लगाया जाता है। ट्रांसमीटर ध्वनि को क्या करता है, प्रकाश सिग्नल में परिवर्तित करता है और उसको वो रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर उसको वापस डिकोड करता है। शैक्षणिक सॉफ्टवेयर लोगों को पढ़ने, सीखने और समझने में सहायता करता है। शिक्षा का सॉफ्टवेयर बन जाए तो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। स्मृति सहायक, किसी भी विशेष जानकारी को सीखने और याद रखने में सहायता के लिए होता है। उनको एक स्मृति सहायक उपकरण दिया जा सकता है जो उनको किसी भी चीज़ को याद रखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। भाषण उत्पन्न करने वाला उपकरण,
भाषण बोलने के लिए कोई यदि किसी बच्चे को बोलने में अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सहायता रहित संचार प्रणाली, संवाद करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सारे शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा शामिल है। यदि उसको पत्राचार करना है, बातें करनी है, संवाद करना है, तो इसमें भाषा भी आ जाएगी और आपकी सांकेतिक भाषा भी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह उपकरण अगलाने वाले लोगों को अधिक धारा प्रवाह बनने में मदद करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह उपकरण होता है, जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं लेकिन अटक कर बोलते हैं, धारा प्रवाह उनका क्या है कि वो सही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह उपकरण लगाए जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्लुएंसी डिवाइस के दो मुख्य प्रकार हैं। इसके डिवाइस के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक विलंबित श्रवण प्रतिक्रिया DAF। ये क्या है? विलंबित श्रवण फीडबैक डिवाइस उपयोगकर्ता की आवाज को सेकंड के 1 अंश की देरी में वापस भेजा। सेकंड के 1 अंश मतलब सेकंड से भी कम समय में ये क्या करते हैं, उसको वापस बजा देते हैं। DAF उपकरण माइक्रोफोन वाले श्रवण यंत्र हेडफोन के समान हो सकते हैं। ऐसे ऐप भी हैं जो फोन कॉल पर DAF का उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये बहुत फास्ट होते हैं। एक आवर्ती परिवर्तित प्रक्रिया FAF, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित फीडबैक डिवाइस DAF के समान है, लेकिन उपयोगकर्ता को अपनी आवाज़ सुनने में देरी करने के बजाय वे उस पिच को बदल देते हैं जिस पर उपयोगकर्ता अपनी आवाज़ सुनता है। जिस पर आवाज़ सुन रहा है, पहले से बच्चा आवाज़ सुन रहा है, उसकी ये पिच को क्या करता है, ये उपकरण बदल देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब अपन 5.3 में पढ़ेंगे भावनाओं की पहचान और सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार के लिए सहायक तकनीक। इसमें थ्योरी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, ये आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट वाली जो चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सामाजिक कौशल के लिए AT आया। ऑटिज्म से पीड़ित लोग एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन सभी को सामाजिक कौशल और सामाजिक संचार में कठिनाइयाँ साझा होती हैं। कुछ के लिए चुनौतियां अपेक्षाकृत सूक्ष्म है, दूसरों के लिए बुनियादी मानवीय संपर्क भी एक संघर्ष हो सकता है। सौभाग्य से इन मुद्दों पर निपटने के लिए सहायक तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, जिनमें कुछ बहुत उच्च तकनीक वाली है। ये क्या पूरी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो अपन सामाजिक कौशल में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। कम तकनीक, बुनियादी निम्न तकनीक स्तर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों जिनकी क्या है कि स्थिति कमजोर है, मतलब कम दिव्यांग हैं, वो अधिक गंभीर चुनौतियां वाले वयस्कों के लिए हैं। तो नई और जटिल सामाजिक स्थितियों के लिए तैयार करने और प्रतिबंधित करने के लिए सिखाने का एक उद्योग उभरा है, सबसे लोकप्रिय में से है। मतलब ये सबसे लोकप्रिय, जैसे सामाजिक कहानियाँ, यहाँ पर अपन क्या है कि छोटी छोटी बच्चों को कहानियाँ विकसित कर सकते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की स्थिति से उचित रूप से सोचने और व्यवहार करने के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे बाल कटवाने, दंत चिकित्सक के पास जाने जैसी सामान्य स्थितियों के लिए पहले से ही सामाजिक कहानियां मौजूद हो। यदि आपको बाल कटवाने जाना है, आपको बच्चे के दिव्यांग बच्चा है, उसके दांतों में कोई तकलीफ है, तो दंत चिकित्सक के पास जाना है, तो पहले से ही आपको एक कहानी, एक स्टोरी बना के रखनी है और उस कहानी को पहले ही बच्चे को बता देना है। सामाजिक कौशल कार्ड और खेल, सामाजिक कौशल कार्ड और खेल, खेल खेल में अपन बच्चे को क्या है कि ऐसे सामाजिक कौशल के कार्ड बना सकते हैं जिसको अपन बच्चे को लगे कि वो खेल रहा है, लेकिन खेल खेल के साथ में हम उसको कोई बच्चे को सामाजिक कौशल सिखा सकते हैं। एक आ जाती है आपकी मिड तकनीक। मिड तकनीक सामाजिक कौशल के लिए मध्य स्तरीय तकनीक मुख्य रूप से वीडियो मॉडलिंग और ऐप पर केंद्रित है। हालांकि प्री स्कूलर के लिए बनाए गए कई वीडियो गेम सामाजिक भावनात्मक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पूरे वीडियो पर आधारित ये रहने वाला है। ये पूरा क्या किस पर आधारित रहेगा? वीडियो पर। तो इसको अपन वीडियो मॉडलिंग के आधार पर इसको अपन देख लेंगे। एक हाईटेक होता है, ये क्या है? उच्च स्तर पर सामाजिक कौशल शिक्षण वास्तव में तकनीक है और बेहद महंगा हो सकता है। ये क्या है? हाईटेक प्रणाली है, मतलब यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको अपन AI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AI बोलते हैं। तो ये क्या है? थोड़ा सा रोबोट वगैरह ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के कारण ये महंगी होती है। क्या होती है? ये महंगी होती है। इसमें क्या है कि कुछ एक इसमें दिया है सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनुभूति उत्पादों को आमतौर पर अनुभूति ATC, संज्ञानात्मक ऑर्थोसेस और संज्ञानात्मक प्रोस्थेटिक्स के लिए सहायक तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन को कुछ बताया गया है कि ये जैसे माना यहाँ पर थर्सडे 26 नवंबर 2015, मेक श्योर यू ड्रिंक पेलेंटी और वाटर थ्रू द डे।
मतलब यहाँ पर पानी पीने का जो समय है वो पूरा यहाँ पर इसमें लिख दिया। जैसे क्यूइंग मेमोरी एड्स, यहाँ पर मेमोरी, ये उत्पाद संज्ञानात्मक सीमा वाले व्यक्तियों को आवश्यक कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे उनको कोई चीज़ याद नहीं रह रही तो उनको याद रखने के लिए अपन ऐसा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया भाई 12:38 पर आपको श्योर मतलब पानी पीना है, पक्का पानी पीना है। उदाहरणों के लिए वे घड़ियां शामिल करते हैं। उपयोगकर्ता को किसी कार्य के बारे में याद दिलाने के लिए कंपन करती है। ऑडियो नोट लेने वाले होते हैं जिनको काफ़ी घड़ियां ऐसी होती है जो कंपन करती हैं, तो उससे उसको पता चल जाता है भाई मेरा पानी पीने का समय हो गया, मेरा खाना खाने का समय हो गया, मेरा पढ़ने का समय हो गया, मेरा जगने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। तो ऐसे अपन इसके अंदर टेक्निक होती है। एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो आपने देखे होंगे, जो ऐप वगैरह होते हैं जिनके द्वारा बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है। एक बॉक पहचान, आवाज को पहचानने का तरीका होता है। जैसे ये माइक लगा दिया तो माइक इसको आवाज को अपन तक पहुंचाएगा, बच्चा इस आवाज से पहचानेगा कि भाई ये क्या कहना चाहता है। तो ये भी अपन के क्या है इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। एक वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर मतलब मोबाइल में भी आपको पता है होता है, जिसमें अपन आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा मैं बोल रहा हूँ उसको अपने रिकॉर्ड कर लिया। शब्द भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर, शब्दों की भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर, जैसे माना कि टुडे आई वाज कुक, आपने लिखा कि टुडे आई वाज कुक, तो इसने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर कुक, कुकिंग, कुकड, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये पहले ही आपको कंप्यूटर जो है वो आपको बता देता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल, खुद का पर्सनल असिस्टेंट मतलब खुद बनाए, खुद मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर असाइनमेंट, घर के काम या कोई भी चीज़ के बारे में नोट्स वो तैयार कर सकता है। इसके बाद आपकी 5.4 आ जाती है, पाठ योजना, रिपोर्ट लेखन और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। आप जो पाठ योजना बनाते हो, लेसन प्लान जो बनाते हो, उसमें क्या प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो पाठ योजना की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है आपको। कंप्यूटर आधारित गतिविधियों को डिजाइन करते समय इस बात पर विचार करें कि जानकारी प्राप्त करने, व्यवस्थित करने, प्रदर्शित करने और संचार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कैसे अपन इसके अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इसमें चरण के द्वारा आपको बताया गया है कि पहला चरण, पाठ्यचर्या दस्तावेजों की जांच करें। जो आपने पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा, यहाँ पर अपन को सबसे पहले क्या करना है, विषय का चयन करना है। किसी विषय के भीतर सीखने के उद्देश्यों की पहचान करना, मतलब इस विषय को हम क्यों सीखना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। ज्ञान और कौशल निर्धारित करें, दूसरा चरण आ जाएगा आपका। जैसे छात्रों के पृष्ठभूमि ज्ञान और मौजूदा प्रौद्योगिकी कौशल का निर्धारण करना, तय करें कि छात्र नया ज्ञान और कौशल कैसे हासिल करें। शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए, मतलब आपको यहाँ पर सेकंड चरण में क्या आएगा, छात्रों की पृष्ठभूमि ज्ञान, पहले से उसको क्या ज्ञान है, आगे उसको क्या ज्ञान प्राप्त करना है, नया कौशल वहाँ पर कैसे हासिल कर सकते हैं आप, और शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, मतलब कौन कौन से साधन आपको चाहिए जो आपको जुटाने हैं। तीसरा चरण यहाँ पर आएगा, शिक्षण को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी उत्पाद का चयन करें। प्रौद्योगिकी उत्पाद, टेक्नोलॉजी कौन सी आपको यूज करने हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद बनाने का चयन करें, मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित कौन सा उत्पाद आपको यहाँ पर यूज करना है, कौन सा उपकरण यूज करना है। इसमें शामिल सामग्री की रूपरेखा तैयार करें। जो सामग्री आपने चयन कर लिया है उस सामग्री की रूपरेखा आप तैयार करो कि उस सामग्री को आप कैसे तैयार मतलब कैसे काम में लेंगे। आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का चयन करो, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिएगा इसके लिए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी कौशल की सूची बनाएं। कार्य को पूरा करने के लिए अपन को आवश्यक प्रौद्योगिकी कौशल की सूची बनानी चाहिए। 4 नंबर पे अपन को क्या करना है, मूल्यांकन की विधि और मूल्यांकन के लिए मानदंड चुनने हैं। जैसे मूल्यांकन की विधि निर्धारित करो कि अपन कौन सी विधि से मूल्यांकन करेंगे।
इसके बाद में सामग्री, सूचना की गुणवत्ता, लेआउट, डिजाइन और प्रदर्शित प्रौद्योगिकी कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी उत्पाद का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारित करें। इसके बाद में आपने जो मूल्यांकन की सामग्री है, सूचना की गुणवत्ता मतलब आपको जो सूचना, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है, ये सारी चीजें अपन को इससे जो है मूल्यांकन में प्राप्त होती है। ये अपन का क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो जाएगा आपकी पाठ योजना के अंदर। अब यहां पर अपन को आ जाएगा सहायक प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान। टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। सबसे पहले सहायक प्रौद्योगिकी के पेशेवर, छात्र अपनी गति से काम करने में सक्षम होता है। यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो छात्र अपनी गति से कार्य करने में सक्षम होता है। छात्र व्यक्तिगत रूप से अधिक उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होते हैं, व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होता है। छात्रों को नियमित कक्षा में शामिल किया जाता है, मतलब रेगुलर क्लास उसकी होती है। नियमित कक्षा में शामिल होने से न केवल विकलांग छात्र को लाभ होता है बल्कि अन्य छात्रों और यहाँ तक कि शिक्षक को लाभ होता है। जो शामिल होते हैं क्लास में उनको भी लाभ होता है, शिक्षक को भी लाभ होता है। छात्र शैक्षणिक मानकों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जो शिक्षा के मानक हैं उनको प्राप्त करने में छात्र सक्षम होते हैं। किससे? टेक्नोलॉजी से। छात्रों को अधिक छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अधिक से अधिक छात्रों के साथ मेलजोल करता है। प्रौद्योगिकी छात्रों को संगठनात्मक कौशल और लेखन कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। प्रौद्योगिकी जो होती है वो छात्रों को संगठनात्मक कौशल और लेखन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रौद्योगिकी छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। प्रौद्योगिकी जो होती है वो छात्रों को शिक्षा के ऊंचे स्तर तक पहुंचने में मदद कर देती है। सहायक प्रौद्योगिकियों के विपक्ष मतलब इसके नुकसान क्या है? सहायक प्रौद्योगिकी नुकसान क्या है? अधिकांश सहायक प्रौद्योगिकियां बहुत महंगी होती है। आपको पता है टेक्नोलॉजी महंगी होती है और जो कोई विकलांग बच्चा यदि कोई गरीब परिवार से है तो वो इसका उपयोग नहीं कर सकता है। प्रौद्योगिकियों का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है जिसमें समय लगता है। यदि आपको टेक्नोलॉजी का अच्छी प्रकार से उपयोग करना है तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, मतलब उनका यूज आपको आना चाहिए। तो ये भी, इसमें भी समय लगता है। टेक्नोलॉजी पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे हम भी सभी जानते हैं कि प्रौद्योगिकी में हमेशा खामियां होती है। यदि छात्र का सहायक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो छात्र अपना कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। जैसे माना कि आपने किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे, वो टेक्नोलॉजी बराबर से काम नहीं कर रही है तो वहां पर आपका कार्य बाधक हो सकता है। कई अलग अलग सहायक तकनीकों के होने से कुछ छात्र उन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के उपयोग का दुरुपयोग कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यक रूप से आवश्यकता नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी जो है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। जो उपयोग करना चाहिए वो नहीं करते, गलत उपयोग में उसका उपयोग करते। ये भी इसका क्या है? नुकसान। इस प्रकार ये जो है वो आपका ये पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है भैया। तो आपका ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 12वां। आप अपनी तैयारी जारी करें। इसके बाद हम अब अगला जो आपका पेपर है वो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला लेने वाले हैं। कल से आपको उसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड करके जल्दी जल्दी भेज दी जाएंगे। आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।